मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। दोस्तों, हर गरीब शख्स का अपना एक सपना होता है कि उसका अपना एक खुद का मकान हो। आज मालेगांव शहर मुतवस्सित तबके का शहर माना जाता है। यहाँ शहर के अतराफ में, मज़ाफ़ात में कई ऐसी बस्तियाँ आबाद हैं जो आज आधा 50% आबाद होने के बाद भी झोपड़पट्टी का समा पेश करती हैं। आज जो नई लैंड डेवलपिंग हो रही है उसमें अक्सर ज़मीन के व्यापारी सिर्फ 15 फुट की जगह छोड़कर 15 फुट की गली पर प्लाट बनाते हैं और गरीब आवाम जिनको ये सब कुछ नहीं समझता, ये अपना 2 पैसा पसंदाज करके कहीं किश्तवारी में लेकर वो जगह खरीद लेती है। ज़मीन मालक और घर का मकान प्लाट खरीदने वाले के दरमियान में बीच के जो ब्रोकर है वो भी सच्चे आईने का काम नहीं करते और ज़मीन लेने वालों को ये नहीं मालूम रहता कि ये जगह किस पर्पज़ की है, इस जगह में क्या खामी है। आज हमारे दरमियान ज़मीन के कारोबार से मुंसलिक रशीद भाई लेंसिया और अज्जू अंसारी मौजूद है। आज ज़मीन शहर में हो रही ज़मीन की तिजारत से मुताल्लिक हम कुछ बातचीत उनसे करेंगे। आज शहर के मज़ाफ़ात में 12-25, 12-20, 12-22 के प्लाट 80,000 तक 1.5 लाख रुपए की कीमत में बेचे जाते हैं। कुछ प्लाट किश्तवारी दिए जाते हैं, कुछ प्लाट नकद खरीदो फरोख्ती की जाती है। आज जमीन के मामले में ना यहाँ एनए की प्लानिंग होती है, कारपोरेशन की जमीन पर भी लोग आबाद हैं। आज आमतौर पर आधे से ज्यादा शहर में फरोख्त होने वाले मज़ाफ़ात के प्लाटों की जमीन कहीं बिन खेती वाल कंपाउंड है, कहीं 8-11 के हिसाब से। आप जमीन के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, आप कुछ रहनुमाई फरमाएंगे कि जमीन के मामले में ये क्या हो रहा है। आने वाले वक्त में ये शहर दगड़ी चाल का समा पेश करेगा। 15 फुट की गलियों में ना एम्बुलेंस की गाड़ी आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है। बेड इंजरी के वक्त तो मरीज को लेने के लिए रिक्शा तक नहीं आ सकती। ऐसे हालत में शहर की गलियों में हमने देखा है कि खटिया से पर मरीज को रख कर रोड पर रिक्शा तक ले जाया जाता है। ऐसे हालात में मजीद शहर को मुश्किलात दरपेश ना हो, इसके लिए आप जमीन से मुतालिक कुछ जानकारी दे कि इसका हल क्या है और इसका सिद्देबाब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसके बारे में मैं ये बात बताना चाहता हूँ। एक वक्त था जब मालेगांव शहर झोपड़पट्टियों का शहर कहा जाता था। उस वक्त झोपड़पट्टियों का शहर कहलाने का उसका सबब यह था कि गुर्बत थी, लोगों के पास जमीन नहीं थी, लोग हिजरत करके हालात से परेशान होकर मालेगांव आए। यहाँ पर उन लोगों ने मतलब उनको बसाया गया, जिस तरीके से बसे तो उनकी इतनी इस्तेदाद नहीं थी कि वो जमीन खरीद कर कहीं बना सके। उस वक्त तो बड़े बड़े प्लाट रहा करते थे, एने हुआ करते थे, प्लाट बिका करते थे। बाद में धीरे धीरे शहर तरक्की करता गया, शहर का स्टेटस तो ऊंचा हुआ, मगर ऊंचा होने के बाद में ऐसा हुआ कि अब हम लोग खुद झोपड़पट्टियां बसा रहे हैं। झोपड़पट्टी इस तरह बसा रहे हैं कि हम लोग जमीन खरीदते हैं, जमीन के धंधे में ऐसे ऐसे व्यापारी जिनको जमीन के ताल्लुक से कोई जानकारी नहीं है कि ये जमीन रिजर्वेशन में है, ये ग्रीन जोन में है, या ये ग्रीन बेल्ट है, या ये नो डेवलपमेंट जोन में है, या ये फ्लड जोन में है। जमीन के व्यापार करने वालों को इसकी मालूमात नहीं है, ज्यादातर लोगों को। और यहाँ तक कि एमएटी का प्लाट जो रखा गया है ग्रामीण एरियो में, जो इलाके अभी शामिल हुए हैं कारपोरेशन के अंदर, जैसे मालदा दरगाह वगैरह, उसकी एम्यूनिटियां भी एक पर्पस के लिए रहती है, सोशल पर्पस के लिए, कि उस पर स्कूल बने, लाइब्रेरी बने, अखाड़ा बने, ऐसी चीजें बने जो आवाम के इस्तेमाल की हो। मगर उसके ऊपर लोग साइजिंग बना रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं, उसको कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रेजिडेंशियल। तो ये सब चीज की समझ तो बेचारे लेने वाले गरीब लोगों को नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ तालीम की कमी है। धंधे हल क्या है ये सारे मामला, ये इतना बिगाड़ होता किस तरीके की? सरकारी जमीन किस तरह प्राइवेट लोगों को दे दी जाती है? सरकारी जमीन तो नहीं, ये जमीनें जो एक्वायर की गई है मिल्कियत तो जमीन मालिक की है, क्योंकि कारपोरेशन जब तक उसकी कीमत अदा नहीं करेगी उसकी मिल्कियत नहीं होगी। अब रिजर्वेशन की जमीन जो 20-20 सालों से रिजर्व करके रखी गई है, अगर कारपोरेशन उसका पैसा ना देवे, जमीन मालिक उसमें फंसे है, तो बेचारा कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ता। ना हमारे रहनुमा जो है, हमारे शहर के तमाम ही जिम्मेदार लीडरान, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी, कोई किससे बच नहीं सकता कि ये बैठकर कारपोरेशन पर दबाव डाले कि जिनकी जमीनें अगर आप खरीद नहीं सकते उनको छोड़ दो, और जिनकी जमीनें अगर आप खरीद सकते हो तो उनको खरीदो।
जो मकसद के लिए ली गई है उसका पर्पज, उसको पैसा अदा करो और उसको डेवलप करो। कारपोरेशन ने तो जमीन 10-12 साल पहले एक्वायर की, अभी तक पैसा दिया नहीं गया, तो ऐसी सूरत में व्यापारी क्या करे? जमीन मालक ऐसी सूरत में जमीन मालक को हाई कोर्ट में जाना चाहिए, उसके खिलाफ केस दाखिल करना चाहिए, कारपोरेशन को परचेस नोटिस देना चाहिए, कारपोरेशन उसको खरीदे या उसको छोड़ देवे। कारपोरेशन इस जगह को छोड़े भी कैसे? क्योंकि इस जगह को तो समाजी इस्तेमाल के लिए उसने रखा है। अगर वो इस जगह को छोड़ देती है तो आने वाले डेवलपमेंट प्लान में उसको किस तरीके आवाम की सहूलत में लिया जाए? अगर उसके लिए रखा गया है तो उसके लिए कारपोरेशन उसका एक बजट मुख्तस करे, जो बजट आता है उसके अंदर उसके लिए वो तय करे कि इतना % हमको डेवलप करना है, इतनी रिजर्व जमीनों को हमको लेना है और उसका पैसा उनके मालिक को देके हमको यहाँ ये डेवलपमेंट करना है। हर बजट में वो शामिल करे कितनी जमीन उसको डेवलप करना है, कितने खरीदना है। साहब आपका बोलना बराबर है, लेकिन कारपोरेशन के पास में आमदनी कम है और स्थापना के अखराजात ज्यादा है। हमारे पास तो जो बुनियादी सहूलत है रोड गटर के लिए कारपोरेशन के पास पैसा नहीं है। ऐसे में हम कारपोरेशन जमीन के लिए, मालिकान के लिए कहाँ से पैसा लाए? इतनी खतीर रकम। सब मसला उसका नहीं है, गवर्नमेंट फंड देती है, डेवलपमेंट के लिए फंड आता है और कारपोरेशन का बजट भी कुछ कम नहीं है। प्लानिंग तो यही होती है ना, बजट होता क्या है? प्लानिंग होती है, मगर उसका यूज कहाँ होता है इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। आज हम लोग शहर के अंदर अगर नदी के उस पार के इलाके में जाकर देखें जहां हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उन इलाकों में आज जो नए नए एरिया जो डेवलप हो रहे हैं वहां पर एक लेआउट होता है, वो लेआउट होने के बाद में 2-3 इमारत बनती है, वहां पे सड़क गटर बन जाती है, रोड बन जाता है, लाइट लग जाती है और हमारे यहाँ जो 20-20 साल की बस्ती है वहां आज भी वो उससे महरूम है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो जगह बिनसेती है, इसके लिए वहाँ काम नहीं हो पाता। वो आप उस जगह के बारे में इसलिए नहीं बोल सकते कि सबसे बड़ा मसला आपके सामने ये है कि जब आपने डेवलपमेंट लेआउट किया है तो आपने उसका डेवलपमेंट चार्ज भरा है, कारपोरेशन उसकी जिम्मेदार है डेवलप करने की। आपने जब उसको डेवलपमेंट चार्ज नहीं भरा, आप उस जमीन को टुकड़ा बनाकर गैर कानूनी तरीके से, जिसको आप कानूनी तरीके से गुंटेवारी का नाम दिया गया है, गुंटेवारी, हाँ, जबकि ये सिर्फ दुश्मनी है। ऐसी यानी झोपड़पट्टी बसाने के लिए गुंडेवारी कानून बनाया गया है। ये सिर्फ हमारे कौम के साथ यानी बदयानती की जा रही है और उसमें हमारे ही लोग मुलविस है। ऐसा कोई इसका रास्ता नहीं कि जगह बिना इने हुए इसकी खरीदी और बिक्री नहीं हो सकती। इन्हें कंपलसरी गुंटेवारी जमीन की खरीदो फरोख्त तो कतई नहीं होगी। ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई तरीका है ना, इसलिए बार बार खरीदी बंद कर दी जाती है ना। आज खरीदी बंद है, टुकड़े की खरीदी नहीं हो रही है। मगर इसमें टुकड़े की खरीदी नहीं होने के बाद भी जमीन मालकान घर मकान छोटे मोटे पार्टी से व्यवहार कर लेते हैं। ये कहते हैं कि खरीदी बंद है, आप मुझसे नोटरी लिखवा लो और व्यवहार होता है। आज मोहन बाबा नगर, मालदा, दलेगांव, दयाना, ये जो हदवाड़ के मजाफात के इलाके में खरीदो फरोख्त तो आज भी धूम से जारी है। आज तो लोग 100 रुपये 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पे खरीदी कर ले रहे हैं। तो ये बेचारे लेने वालों को उसकी समझ नहीं है। मजदूर तबके के लोग रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बेचारे लेते हैं इंस्टॉलमेंट में। उनको ऐसा लगता है मेरे साथ में बहुत भलाई का काम कर रहा है सामने वाला, वो बिजनेस करके निकल जाता है। ये बेचारे 20 रुपये की स्टाम्प पे नोटरी, 100 रुपये की स्टाम्प पे नोटरी लेकर बैठे रहते हैं। उसकी कानूनी हैसियत क्या है? जमीन के मामले में खुर्द बुर्द को लेकर सियासी लीडरान, अरबाब इख्तिदार, ऑफिसरान या रजिस्ट्रार के लोग, इन लोगों में से आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसके अंदर सब लोग जिम्मेदार हैं। पूरा एक नेटवर्क रहता है। जो जमीन की खरीदी नहीं होना चाहिए वो हो जाती है, रजिस्ट्रार नहीं रोकता। जो जमीन नहीं बिकना चाहिए बिक रही है, कारपोरेशन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, प्रांत ऑफिसर कार्रवाई नहीं करता, तहसीलदार कार्रवाई नहीं करता, कलेक्टर कार्रवाई नहीं। सब हमारे यहाँ पर है। कलेक्टर ऑफिस होना चाहिए मालेगांव में, अब कलेक्टर ऑफिस भी है, मगर कोई कार्रवाई नहीं करता है। रिजर्व जमीन बिक रही है, फ्लड जोन बिक रहा है, नदी के किनारे जो जमीन नहीं बिकना चाहिए फ्लड जोन में वो बिक रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग सबसे पहले हमारे व्यापारी हैं जो बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको कौम मिल्लत से कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी कौम मिल्लत की दुआई देता है, मगर वो पैसा कमाने के वक्त वो चीज भूल जाता है। हमारा फर्ज है कि हमारे लोग, वो गरीब हैं, मेहनत मशक्कत करके थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के इंस्टॉलमेंट पे जमीन खरीदते हैं, तो हम अच्छी जमीन दे। जो जमीन तुम 100 रुपये में बेचते हो उसका लेआउट भी इसी करो। आप देखिए चर्च के सामने, मैं आपको मिसाल के तौर बता रहा हूं, वहां इतनी जमीनें एक्वायर है, गवर्नमेंट सब पूरी एक्वायर करके रखी है। वो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी है, कुछ मुस्लिम भाइयों की भी है, मगर उस इलाके में कोई टुकड़ा बनाकर ना बेचता है ना कोई खरीदता है, क्योंकि उनको उसकी समझ है। वो जमीनें पड़ी हुई है।
आज इन सारे मामलात को लेकर किस तरीके की कोशिश होना चाहिए कि आने वाले वक्तों में ये शहर झुपड़पट्टी ना दिख सके और गरीब आवाम का अपने हक से, अपने घर से महरूम ना हो सके और उनको एक महफूज घर मिल सके, इसके लिए क्या पेशरफ्त की जानी चाहिए? इसके लिए आवाम को इस बात का मैसेज देना चाहिए, आज जो हालात हिंदुस्तान के बने हुए हैं, ये बात हम लोग हमेशा पहले से बोलते आए हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हमको इस बात को ध्यान में रख के हर काम कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। कल आप ऐसा काम मत करो, कोई आपके दरवाजे पर आकर बोले कि आप रिजर्व जमीन पर रहते हो, ये उखाड़ने वाली है, चलो निकलो यहाँ से। आप बेघर हो जाएंगे, आपको कौन मदद करेगा? आप ग्रीन जोन में हो, सैलाब में आपका मकान बह गया, आप गवर्नमेंट से जाके बोलेंगे मेरा मकान बह गया, तो गवर्नमेंट बोलेगी किससे, हमसे पूछ के लिया तुमने? तुम्हारी बस्ती इलीगल थी, गैर कायदा थी, गैर कानूनी थी। तो गरीबों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये आवाम को इस चीज की समझ देने के लिए लोगों को समझाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो जमीन के व्यापारी जो इस तरीके के धंधा कर रहे हैं, उन लोगों को समझाना चाहिए कि आप लेआउट बिनसेती करके क्लियर जमीन बेचो, अपनी कौम के साथ खिलवाड़ मत करो, गरीबों के साथ खिलवाड़ मत करो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, गरीब गरीब होता है। ये काम नहीं होना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले शहरी सतह पर कोई उसकी ऐसी कमेटी बनना चाहिए जो इस चीज के ताल्लुक से सोच समझ रखते हो, और जमीन के व्यापारी जो इस तरीके का धंधा कर रहे हैं उनको मिलकर समझाना चाहिए। लोगों को इसके ताल्लुक से मालूमात देना चाहिए कि आप ऐसी जमीन मत लो, आप क्लियर जमीन लो, भले वो 2 पैसा आपको महंगी मिले। और ये समझ लोगों को देना इसलिए भी जरूरी है कि आगे के जो हालात है, कानूनी तौर पर अगर हम इसी तरीके से चलेंगे, तो जैसे हम लोगों ने कभी, आज जो लोग नाम बच्चों का लिखवाने के लिए कभी जाकर नगर पालिका में नाम लिखवाने की कोशिश नहीं की, अहमियत नहीं दी, आज लाइन लगाकर वहां भीड़ लगी हुई है, लोग परेशान है। तो ये हमारे जो किसी चीज को अवॉइड करना, ध्यान नहीं देना, कानून का पालन नहीं करना, कानूनी चीजों को नहीं समझना, ये हमारी जो लापरवाही की जिंदगी हम लोग जीते आए हैं, ये आगे चलने वाली नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपने अंदर ये आदत डालना चाहिए कि हर काम कानूनी तरीके से अच्छे तरीके से करें। लेआउट बिनसेती की जमीन ले, भले 2 पैसा महंगी हो, चाहे आप कंपाउंड बिनसेती कर लीजिए अगर आप प्लॉट नहीं कर सकते तो, मगर इस तरीके का काम होना चाहिए और गरीबों के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और जो यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं उनसे वो कमेटी मिले, कारपोरेशन कमिश्नर से मिले, मेयर से मिले, प्रांत ऑफिसर से मिले, तहसीलदार से मिले, कलेक्टर से मिले कि ये सब चीजें बंद करो, ये आवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। या तो फिर अगर हमसे आप इतनी हमदर्दी रखते हो तो आप गवर्नमेंट से कहिए कि वो रिजर्व जमीनों को या तो खरीदे या तो उसको छोड़ देवे, ताकि लोग कानूनी तरीके से उसका लेआउट बिनसेती करके उसको बेच तो सके। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही असासा है, उनकी जमीन रिजर्व में पड़ी है, मजबूर होकर वो कम कीमत में बेच डालते हैं क्योंकि उनकी जमीन रिजर्व में है, और रिजर्वेशन होने की वजह से वो लेआउट बिनसेती नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि वो गैर कानूनी तरीके से टुकड़े बनाकर बेच दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती ही है कि लोग गैर कानूनी तरीके से मुसलमान बसे, 10 फीट की और 5 फीट की गली के अंदर वो उनकी जिंदगी गुजारे, आग लगे तो पूरी पूरी बस्ती जल जाए। आज बिलाटी का वाकया पीछे माजी में हो चुका है, नाग छाप का मामला हो चुका है, इसके बाद अभी अयूब नगर के पास ये मामला हो चुका है, रमजानपुरे में हो चुका है। आज कभी सोचो अल्लाह का इतना एहसान करम है, कभी परवरदिगार कमालपुरा झोपड़पट्टी को इस मुसीबत से बचाए, कभी ऐसा सामने हुआ तो क्या होगा? तो लोग तो हमदर्दी करेंगे, उनको रिलीफ देंगे, मगर उसके पहले कोई रिलीफ नहीं देता है। जलने के बाद लोग हमदर्दी करने के लिए खड़े होते हैं, अरे जलने से पहले हमदर्दी करने के लिए खड़े हो, उनको तरतीब से बसवाओ। हमारी गुजारिश है आवाम इस बात को समझे। और हम लोगों ने इसकी एक मिसाल कायम की है, सर्वे नंबर 152, हमारी बस्ती पूरी बेतरतीब थी, हम लोगों ने बाकायदा उसको तोड़कर सीधा किया और वहां पर हमने मजीद 18 मकान नए बनाए, और उन लोगों को जो बीच में रास्ते पे थे उनको निकाल कर वहां बसाए, और पूरी एक सीधी उसके अंदर हमने रास्ता बनाया, पूरी सीधी गली है कि इस तरफ से आदमी घुसे तो उस तरफ पूरा निकल सकता है आज आगे। तो हर मोहल्ले में सिस्टमेटिक काम होना चाहिए। और मेरी तो खास तौर से आवाम से, और जो सूझबूझ रखने वाले लोग जमीन के ताल्लुक से हैं या इसके व्यापारी हैं जो धंधे से मुलविस हैं, उन सबसे गुजारिश है कि आवाम, छोटे लोग हैं जो टुकड़ा खरीदते हैं, बहुत मुशक्कत का पैसा रहता है, कम से कम वो अपना एक असासा बनाते हैं बेचारे, ये सोच कर कि मेरी जिंदगी एक ऐसा बन गया, तो उनको हम ऐसी जमीन देवे कि वाकई में उनका असासा बन जाए। ऐसी ना हो कि कल कोई आके उनको उखाड़ के फेंक देवे और बेचारे फिर वो बेयारो मददगार कहीं पड़े रहे। तो ये चीज होना चाहिए। अल्लाह पाक रिस्क का देने वाला है, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। और धंधा हम रिजर्व जमीन ही बेचे
ग्रीन जोन बेचे, टुकड़ा बनाकर कोई ऐसी जमीन बेचे और हमको रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छा काम करें तो उसमें दोनों बात होगी, अल्लाह की मदद भी होगी और हम अल्लाह के पकड़ से बचेंगे, गरीबों के साथ गलत काम नहीं होगा और हम कम से कम ढंग से बसेंगे। और ये तो चाहते ही हैं लोग के मुसलमान बेतरतीब बसे, बेतरतीब जिंदगी गुजारे, तो हम तो कम से कम उस चीज से अपने लोगों को बचाएं। आवाम इस बात का ध्यान रखे और ऐसे जमीनें खरीदने से लोग दूर रहें। भले ही उनको इंस्टॉलमेंट मिलती है, उनको लगता है, मगर उसकी जानकारी ले नहीं समझता है, जानकार लोगों से उसके बारे में मालूमात ले और ऐसी जमीन खरीदने से बचे। और ऐसे जितने व्यापारी हजरात है वो भी इन चीजों से बचे, ऐसे धंधा करने से दूर रहे। हाँ, और अल्लाह, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं इसके लिए अल्लाह की हमारी पकड़ होगी। अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं, किसी को रिजर्व जमीन दे रहे हैं, किसी को ग्रीन बेल्ट के अंदर दे रहे हैं, ग्रीन जोन दे रहे हैं, नदी से लग के जो जमीनें नहीं बिकना चाहिए, टुकड़ा बना बनाकर हम बेच रहे हैं, तो उनको कौन सी जिंदगी दे रहे हैं। तो इसलिए हम, मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि इस पर ध्यान दें और अच्छे लोगों को मिलकर शहर में एक अच्छी कमेटी बनाना चाहिए जो इस सतह पर काम करे और सबसे ज्यादा दबाव कमिश्नर पर, प्रांत ऑफिसर पर, इन लोगों पर दबाव डालकर ऐसे तजारत को रुकवाना चाहिए। शहर और शहर की आवाम के मुफाद के लिए, कौम मिल्लत के लिए, कानून की पासदारी के लिए हमेशा शहर में एक्टिव और मुतहर्रिक रहने वाले शहर के मशहूर समाजी खिदमतगार अज्जू अंसारी भी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वह आवाम और ज़मीन मालिकान के लिए क्या कहना चाहते। मैं मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी ज़मीन ना खरीदे जो रिजर्व हो, जिसको हमें आगे तकलीफ आएगी, हमको तकलीफ आएगी, हमारे बच्चों को तकलीफ आएगी। इसलिए मैं मालेगांव शहर के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि रिजर्व ज़मीन को ना खरीदे और जो लोग इस रिजर्व ज़मीन को बेच रहे उनको भी अल्लाह का डर और खौफ होना चाहिए कि ये गरीब मजदूर बेचारे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके, फल्ली बेच के, भुट्टा बेच के, ऐसे हर चरखा भर कर हमारी माँ और बहनें पैसा जमा करती है, बिस्सी जमा करती है और वो प्लाट लेती है अपने बच्चों के लिए। तो आगे ये बच्चों को तकलीफ ना आए, इसके लिए मैं व्यापारी तबके से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो ज़मीन के व्यापारी उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि रिजर्व ज़मीन को कतई ना बेचे। इससे आवाम का भी नुकसान है और कल आखिरत में हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे।